हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग जेई मेन 31 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर मैथमेटिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इट वाज अ मीडियम पेपर, मॉडरेट पेपर है ना। इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी थे और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन ए में सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस आर देयर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x + 1 - 2 log 3 + 2 की पावर x बेस 2 + 2 log 10 - 2 की पावर -x बेस 4 = 0 इज। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको log को सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए x + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन लेकर के, ठीक है, log बेस 4 10 - 2 की पावर -x माइनस log बेस 2 3 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। ओके, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यहाँ पर 4 जो है इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर पावर 1 है, 1/2 बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1 + 2, 1/2 बाहर चला गया। ये हो गया log 10 - 2 की पावर -x, बेस पर है 2, ओके, माइनस log बेस पर है 2 3 + 2 की पावर x इज इक्वल टू 0। जस्ट टेक द एलसीएम। सो व्हाट यू कैन, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो x + 1, ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बचेगा log बेस 2 10 - 2 की पावर -x, ओके, माइनस ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 2 को मैं इसके ऊपर पावर पे भेज दूंगा। तो ये हो जाएगा log बेस 2, इट वुड बी 2x + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, नाउ log, अब आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, दिस इज m एंड दिस इज n, सो log m - log n हो जाएगा, है ना। तो इट विल गिव यू दिस log 10 - 2 की पावर -x अपॉन 2 की पावर x + 3 होल स्क्वायर। ओके, और बेस पर है 2। इसको अपन 0 के इधर शिफ्ट कर देंगे या x + 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे और उसके बाद अपन log को रिमूव करेंगे। जब अपन log को रिमूव करेंगे तो फाइनली वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस विल बी आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं बेसिकली, क्योंकि हमें सम ऑफ द रूट्स पूछा है। तो इसके 2 रूट्स होंगे, 2 की पावर x1 और 2 की पावर x2। तो हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर देंगे। तो 2 की पावर x1 डॉट 2 की पावर x2 जब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में, तो हमारे पास 11 आ जाएगा। और यहाँ से 2 की पावर x1 + x2 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। और यहाँ से x1 + x2 की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी log 11 बेस 2। दैट मीन्स थर्ड इज द करेक्ट वन। Of the point from the line of intersection of the planes 2x + 3y + 2z = 0 and x - 2y + z = 0। दो प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है दोस्तों, वो उन प्लेन्स की नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको जब आप करोगे इस केस में तो ये आएगा 7i कैप - 7k कैप। ठीक है, कैसे किया, डिटर्मिनेंट लगाया, यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप किया, इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया 2 3 2, इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया 1 - 2 1। जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट दिस। ठीक है, नॉर्मल आ गया। ओके, अब एक पॉइंट हमें लेना पड़ता है, ठीक है, जो दोनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करे। तो अपन ओरिजिन ले लेते हैं, क्योंकि ओरिजिन इनको सेटिस्फाई कर रहा है। सबसे सिंपल पॉइंट, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन अब आप लिख सकते हो, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन डायरेक्शन रेशियो 7, y अपॉन 0, z अपॉन -7, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन -1। ओके, नाउ दिस इज द सीन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। नाउ दिस इज द लाइन। अब सपोज करो भाई हमारे पास ये लाइन आ गई, हमें इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ध्यान रखो, पॉइंट क्या है, पॉइंट है -1 2 -2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन पर कोई भी रैंडम पॉइंट q ले लेते हैं, विच इज लैम्डा 0 - लैम्डा, दिस यू वेरी वेल नो। तो ये q ले लिया मैंने, लैम्डा 0 - लैम्डा। ठीक है, अब ये जो pq वेक्टर होगा, इसका जब मैं डॉट करूंगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ, यानी कि 1
0 माइनस 1 के साथ इक्वल टू 0 करूंगा तो मेरे पास लैम्डा आ जाएगा, आई विल गेट लैम्डा। लैम्डा आ गया तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो मैं पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, करेक्ट है। तो आइए अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने n1 क्रॉस n2 किया, यहाँ से मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन ये आ गई। यहाँ पर मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट मान लिया, क्यू लैम्डा 0 माइनस लैम्डा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू मैंने निकाले। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू जो मैंने निकाला है, अब देखो पी क्यू वेक्टर का डॉट जब मैं करूंगा इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज के साथ, यानी कि 1 0 माइनस 1 के साथ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हाफ अगर मेरे पास आ गई तो क्या मेरे पास ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ये पॉइंट आ गया मेरे पास, हाफ 0 कॉमा माइनस हाफ। और अगर ये पॉइंट मेरे पास आ गया तो क्या मैं पी क्यू डिस्टेंस निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मुला लगा करके। तो पी क्यू डिस्टेंस जैसे मैं निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मुला लगा करके तो मेरे पास √34/2 आंसर आ जाएगा। ओके, दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट अल्फा और बीटा, दो लिमिट्स आपको दे रखी हैं और ये रूट्स हैं किसी इक्वेशन ax² + bx - 4 = 0 के। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर a, b बताना है। नाउ सी फॉर्मेट अगर मैं चेक करूं तो इस लिमिट का फॉर्मेट 0/0 है, इस लिमिट का फॉर्मेट 0/0 है। तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन सीधे लॉपिटल लगा देते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस π/4, ओके, और जब मैं लॉपिटल लगाऊंगा तो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x अपॉन माइनस साइन x प्लस π/4, करेक्ट है। अब जब आप π/4 रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 × 2 - 2 अपॉन -1, ओके। सो यू विल गेट -4 एज द वैल्यू ऑफ अल्फा। बीटा सॉल्व करते हैं। बीटा को अगर हम देखेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, cot x नीचे उतरेगा, यहाँ पर हो जाएगा cos x - 1, जिसको x² की जरूरत है, x² दिया, x² लिया, ये -1/2 हो जाएगा और बचा हुआ कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 0 × इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस 0, x अपॉन tan x को अलग लिख देते हैं, बगल में बचेगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो e की पावर 0 हो जाएगा 1। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अब हमें इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा करूंगा तो हो जाएगा -3, ये हो जाएगा x - 4 इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x² प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। नाउ वी कैन कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन एंड वी विल बी गेटिंग value of a as 1 and value of b as 3. So 1, 3 is our answer and this is the solution for this. Let f be any continuous function on close 0 से close to and twice differentiable function on 0 से 2. If f of 0 equals to 0, f of 1 equals to 1, f of 2 equals to 2, then हमें सही ऑप्शन बताना है। देखिए आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर 0 लगाइए, यहाँ पर 1 लगाइए, यहाँ पर 2 लगाइए। ठीक है, तो देखिए इसके बीच में हम कोई C1 ले लेते हैं, इसके बीच में हम कोई C2 ले लेते हैं। अभी 0 से 1 इंटरवल में है ना, 0 से 1 इंटरवल में अपन LMBT लगाते हैं। जब मैं इसमें LMBT लगाऊंगा तो f' C1 की वैल्यू आ जाएगी f of 1 माइनस f of 0 अपॉन, इस इंटरवल में लगा रहा हूं मैं क्लोज 0 से क्लोज 1 में। ठीक है, तो f' C1, अब रफीक जी वाला रिटेक ले रहा हूं मैं वापस से, है ना, ये पूरा क्वेश्चन है, रिटेक ले रहा हूं। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम AOD। फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है, डिफरेंशिएबल दे रखा है, f of 0, f of 1, f of 2 सबकी वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर 0 को फिट करता हूं, 1 को फिट करता हूं, 2 को फिट करता हूं। ओके, नाउ आई हैव बीन गिवन f of 0 = 0, f of 1 = 1। अगर मैं 0 से 1 में LMBT लगाना चाहूँ, अगर मैं 0 से 1 में LMBT लगाना चाहूँ तो कोई C ऐसा होना चाहिए, C1 ले लूँ, जिसके लिए f of 1 माइनस f of 0 अपॉन 1 माइनस 0 हो। f of 1 is 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, f' C1 is 1। तो यहाँ पर जो C1 बैठा है उसकी बात चल रही है। अब मैं 1 से 2 में LMBT लगाता हूँ।
जब मैं 1 से 2 में LMVT लगाऊंगा तो ये हो जाएगा F-C2, है ना। कोई C2 ऐसा रहा होगा जिसके लिए F-C2 जो है वो F(2) माइनस F(1) अपॉन 2 माइनस 1 होगा। F(2) इज 2, F(1) इज 1, तो ये भी 1 आ गया। इसका मतलब F'(C1) और F'(C2) बराबर आ गए। अब अगर F'(C1) और F'(C2) बराबर आ गए, ठीक है, अब अगर F'(C1) और F'(C2) बराबर आ गए तो रोल्स थ्योरम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम के हिसाब से एक C3 बिलोंगिंग टू C1 से C2 एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक C3 ऐसा होना चाहिए C1 से C2 में जिसके लिए F'(C3) 0 हो। तो और ये C3 जो होगा ये डेफिनेटली 0 और 2 के बीच में ही होगा, है ना। तो C3 वुड ऑल्सो बिलोंगिंग टू 0 से 2, ओपन ब्रैकेट। तो यानी कि हमारा सही जवाब क्या है? पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि उसमें ग्रेटर देन 0 कहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में फॉर सम x बिलोंगिंग टू क्लोज 0 से 2 F'(x) इक्वल्स टू 0 का है, जो कि गड़बड़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, ठीक है। F'(x) इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 से 2, फॉर ऑल लिखा हुआ है इसलिए ये भी गलत है। फोर्थ में फॉर सम x बिलोंग टू 0 से 2, ये सही है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट P यूनियन R इंप्लाइज Q यूनियन R एज। देखिए हमें बहुत अच्छे से पता है कि P इंप्लाइज Q का जो नेगेशन होता है इट इज इक्वल्स टू P एंड नेगेशन Q। सो वील अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। हम कैपिटल P की जगह पर P यूनियन R रख देंगे एंड नेगेशन Q हो जाएगा यहाँ पर Q यूनियन R के बराबर। तो ये हो जाएगा P यूनियन R एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। अब इसको मैं आगे लिखता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेगेशन Q एंड नेगेशन R एंड P यूनियन R। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, तो नेगेशन Q एंड नेगेशन R और यहाँ पर एंड P हो जाएगा, ओके, यूनियन नेगेशन Q एंड नेगेशन R एंड R हो जाएगा। नाउ सी, ये हमेशा फॉलेसी रहेगा। फॉलेसी के साथ किसी भी स्टेटमेंट का जब आप एंड ऑपरेशन करते हो तो फिर इसका आंसर हमेशा ये स्टेटमेंट ही आता है, सॉरी इसका आंसर हमेशा फॉलेसी ही आता है, ठीक है। तो फॉलेसी आ जाएगा, ठीक है। और अब फॉलेसी का किसी के साथ यूनियन करते हो तो यही स्टेटमेंट आंसर होता है। तो आंसर इज P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। दिस इज आवर आंसर विच इज सिटिंग इन ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डिटर्मिनेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दे रखा है। ये तीनों इक्वेशंस आपको दे रखी हैं और आपसे पूछा है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर नजर डालिए, ये 0 0 0 दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं डेल्टा 1 निकालूंगा तो वो 0 आएगा, अगर मैं डेल्टा 2 निकालूंगा तो वो 0 आएगा, अगर मैं डेल्टा 3 निकालूंगा तो वो 0 आएगा। ये तीनों तो कन्फर्म 0 है, ठीक है। अब बात आती है सिर्फ डेल्टा की। जब मैं डेल्टा को निकालूंगा तो मुझे चेक करना पड़ेगा। डेल्टा की डिटर्मिनेंट आप बना सकते हो जो कि है कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 कॉस गामा कॉस बीटा, उसके बाद है कॉस गामा 1 कॉस अल्फा, उसके बाद है कॉस बीटा कॉस अल्फा 1। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, फाइनली ये आएगा। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो हमारे पास ये जो चीज़ आई है, इसको हमने कैसे सॉल्व किया? इसको हमने सॉल्व करने के लिए ये किया है कि इसको हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, और उसके बाद हमने प्रॉपर्टी लगाई कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई की, विच वॉज साइन एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। दिस प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड। जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डेल्टा 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसको अगर आप टेक्निकली सोचोगे, ट्रिक से सोचोगे, जो कि चीज़ें मैं नोट्स में लिखवाता भी हूँ, अगर आप उस तरीके से सोचोगे तो 100% ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखिए A1 से A10 तक का सम 100 दे रखा है। A1 से A10 तक का सम 100 दे रखा है, यानी कि 10 का स्क्वायर है ये। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हम ऑड नेचुरल नंबर्स को सम करें। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स अगर आप देखोगे, सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स आई शुड से,
सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम इनकी बात करें 1 + 3 + so on till 2n - 1, तो ये n स्क्वायर होता है। करेक्ट, ये n स्क्वायर होता है नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो a1 से a10 तक का सम n स्क्वायर है, a1 से ap का सम भी n स्क्वायर ही है, क्योंकि n की जगह पर वहाँ पर p रख दिया गया है। तो इसका मतलब सीरीज ये वाली होनी चाहिए। अगर ये वाली सीरीज है तो हमें इस सीरीज में a11/a10 पूछा है, तो बताइए a11 कितना हो जाएगा? a11 कितना हो जाएगा? a11 हो जाएगा 2 × 11 - 1, क्योंकि इसकी जनरल टर्म होती है 2n - 1। और a10 कितना हो जाएगा? 2 × 10 - 1, तो यानी कि 21/19। बहुत फास्ट तरीके से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और जो देसी तरीका है, जो आम आदमियों का तरीका है, वो ये है। यहाँ पर आप देख सकते हो, उन लोगों का भी ख्याल रखा गया है। नॉर्मल तरीका जो आप क्लास में करते हो, आप पहले सम का फॉर्मूला लिखो, उसको कैलकुलेट करो, वहाँ से डी और ए में रिश्ता निकालो, जो कि ये आ चुका है 1/2, और उसके बाद a11/a10 में जो कि a1 + 10d और a1 + 9d होंगे, d से डिवाइड करा हमने तो a1/d क्रिएट हो गया, a1/d को हमने 1/2 रखा, एंड देन वी विल बी गेटिंग द आंसर 21/19। बहुत टाइम लगेगा इसमें, बट द फास्ट टेक्निक इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम वेक्टर्स। 3 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, एक इक्वेशन आपको दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो दे रखी है वो ये है कि तीनों वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो a.b बराबर b.c बराबर c.a बराबर 0 हो जाएगा। एंड अनदर वाइटल इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू अस दैट इन तीनों के मॉड्यूलस भी सेम है। तो mod a, mod b, mod c सब बराबर है, मान लो कि वो k के बराबर हैं। और फिर अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो, आपको आर वेक्टर पूछा जा रहा है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हो तो इस एक्सप्रेशन को जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो a.a यानी कि mod a स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस a.r वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय a वेक्टर। सिमिलरली mod b स्क्वायर आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर। Similarly, c vector mod square equal into r vector minus a vector minus c dot r vector minus a vector multiplied by c vector। इन सब का सम कितना दे रखा है दोस्तों? 0 है। इसके बाद कैसे करेंगे सामने देखिए, क्योंकि मैंने mod a mod b mod c तो सब के मान ही रखे थे। मैंने जब इस इक्वेशन में mod a mod b mod c को के रखा तो मेरे पास ये आ गया। अब मेरे को अगर वैल्यू निकालनी तो मुझे a डॉट आर, बी डॉट आर, सी डॉट आर निकालने हैं। इसके लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इस इक्वेशन को a से डॉट कर दिया, तो मेरे पास a डॉट आर की वैल्यू आ गई। फिर मैंने b से डॉट किया तो ये आ गया, c से डॉट किया तो ये आ गया, तीनों k² 2 आ गए। k² 2 तीनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी। उसके बाद सॉल्व किया तो r वेक्टर आ गया a + b + c बाय locus of midpoints of the line segments joining -3, -5 and the points on the ellipse x² + y x² 4 + y² 9 = 1। सबसे पहले तो इस एलिप्स पर अगर आपको कोई भी पॉइंट मानना है तो इट वुड बी x1 = 2 cos थीटा एंड y1 = 3 sin थीटा। अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मान लो कि वो पॉइंट h, k है, तो हमें ये पता ही है कि जो h होगा वो क्या होगा, h होगा 2 cos थीटा माइनस 3/2। जो k होगा वो क्या होगा, वो होगा 3 sin थीटा माइनस 5/2। यहाँ से आप cos निकाल लो, cos आ जाएगा आपके पास 2h + 3/2। यहाँ से आप sin निकाल लो, ये आ जाएगा sin थीटा इक्वल्स टू 2k + 5/3। और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा एंड वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। सॉल्यूशन इस तरीके से किया गया है और आंसर आपके पास सेकंड ऑप्शन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन की तरफ देखें तो dy/dx बराबर आपको कुछ दे रखा है 2x × y प्लस समथिंग अपॉन 2x + 2x 2x + y × ln2। y of 0 = 0 दे रखा है, y बराबर 1 दे, देन फॉर y = 1 द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। y बराबर 1 के लिए x की वैल्यू किस पर लाई करेगी वो आपको बताना है, किस इंटरवल में लाई करेगी। सबसे पहले मैं देखूं तो 2x ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2y + 1, नीचे से भी 2x कॉमन आ रहा है और हमारे पास 1 + 2y ln2 बचेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी खुशखबरी, ये कट गया। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब 2y ln2 + 1 अपॉन 2y + 1। अच्छा, यहाँ पर y बच गया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर y बच गया।
ये इंटू डी वाई हो गया इक्वल टू डी एक्स हो गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेट कर दीजिए। खुशी की बात यह है कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है। तो इसके बाद जब मैंने उसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास एल एन मॉड वाई प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी आया। इसमें जब मैंने x बराबर 0 y बराबर 0 रखा तो c बराबर 0 आया। c बराबर 0 को मैंने वापस से रिपुट किया तो मेरे पास x बराबर एल एन मॉड वाई प्लस 2y आया। अब मैंने y बराबर 1 रखा तो x की वैल्यू एल एन 3 आई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, एल एन 3 आ रही है। ओके, अब हमें पता है कि e और e स्क्वायर के बीच में ही हमारे पास 3 रहता है। तो जब मैं एल एन लूंगा तो एल एन ई एल एन 3 और ये हो जाएगा एल एन ई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा एल एन 3 और ये हो जाएगा 2। तो इसका मतलब x जो है मेरा वो 1 से 2 ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको दिया हुआ z माइनस आयोटा अपॉन z माइनस 1 इज प्योरली इमेजिनरी, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा इज। तो अपन क्या करते हैं इसमें, अपन z बराबर x प्लस आयोटा y रख देते हैं। तो जब मैं ये रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस आयोटा y। मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं तो x माइनस 1 माइनस आयोटा y अपॉन x माइनस 1 माइनस आयोटा y है ना, ये आ जाएगा मेरे पास। और ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो इसके रियल पार्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे जीरो करना पड़ेगा। रियल पार्ट हो जाएगा इसका x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसको जब मैं सॉल्व करूंगा परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1/4 माइनस 1/4, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर, 1/4 जुड़ करके 1/2 बन गए। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक सर्कल की, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। नाउ ये जो सर्कल है वो इस तरीके से है, इसका सेंटर जो है दोस्तों 1/2 कॉमा 1/2 है। अब कोई पॉइंट P पड़ा हुआ है 3,3, मॉड z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा का मतलब क्या है कि मैं z का 3,3 से डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। तो z जो है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर चल रहा है, तो जिस दिन वो यहाँ पर आएगा QZ उस दिन मुझे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना, ये मुझे चाहिए। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस PQ है, ये जो डिस्टेंस PQ है ये किसके बराबर, ये डिस्टेंस PQ है CP माइनस R के बराबर। CP डिस्टेंस अगर आप मतलब CP निकालोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस हाफ का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, यानी कि 25/4 यानी कि हो जाएगा 25/2 रूट के साथ, तो यानी कि हो जाएगा 5/√2, ये हो जाएगा 5/√2, तो यानी कि हो जाएगा 5/√2 माइनस रेडियस इज 1/√2, सो वी विल बी गेटिंग 4/√2, दैट मीन्स 2√2 इज आवर आंसर विच इज सिटिंग इन ऑप्शन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम measurement of central tendency, normal question है, repeated question है, mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively, if 2 observations are 6 and 8 then the variance of the remaining 5 observations is। तो देखिए अपने को पता है कि भाई जो mean है वो होता है सिग्मा xi अपॉन n, n कितना है यहाँ पर 7, सिग्मा xi का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन टिल x5 प्लस x6 जो है वो हमारे पास भाई 2 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी है ना, तो वो 2 ऑब्जर्वेशन कौन सी हैं, 6 और 8, तो ये 6 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 7 और मीन हमें दे रखा है 8, ठीक है। तो यहाँ से x1 से लेकर x5 तक का सम आपके पास आ गया, ये हो गया 56 माइनस 14 दैट इज 42, फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि हमसे वेरिएंस ऑफ द रिमेनिंग 5 ऑब्जर्वेशन पूछा है तो उसका सम हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर, ये होता है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल x5 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस x बार, तो आपको 8 दे ही रखा है तो वो हो जाएगा 64 इज इक्वल टू वेरिएंस आपको 16 दे ही रखा है तो ये हो जाएगा 16, करेक्ट है। ये 64 इधर आएगा तो 80 बन जाएगा, 80 इंटू 7 हो जाएगा तो 560 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x1 स्क्वायर से लेकर x5 स्क्वायर तक का सम आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो सम आएगा वो आएगा 460, है ना।
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आएगा 460। अब आपको इनका वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि इस बार 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये आपके पास वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा। दोनों की वैल्यूज आपके पास है, दोनों को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 536 अपॉन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 की पावर सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 81 है। अगर मैं इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख दूं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास हो जाएगा 32 10 स्क्वायर एक्स प्लस 32 लॉज ऑफ इंडाइसिस 32 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 81। यहाँ से मैं 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास 33 आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा। ये हो जाएगा 32 की पावर 10 स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 81 अपॉन 33। आई कैन टेक लॉग बोथ साइड्स ऑन बेस 32, तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा दोस्तों डेफिनेटली लॉग 81 अपॉन 33 बेस 32 के बराबर। नाउ 10 स्क्वायर एक्स का ग्राफ अगर आप देखो, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। अब हमें तो 0 से π/4 तक जाना है, ये π/2 होता है, तो 0 से π/4 में जाना है तो हमें सिर्फ इतना ग्राफ ऑब्जर्व करना है, इतना ग्राफ हमें ऑब्जर्व करना है। तो अब अगर 81 अपॉन 33 की अगर मैं बात करूं, ये तो ऊपर जाता ही जाएगा, तो 81 अपॉन 33 इसको बस एक ही बार तो काटेगा, तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितना आएंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। At S आपको एक सेट दे रखा है, then the probability that a randomly chosen onto function g from S to S satisfies g of 3 equals to twice of g1। देखिए ये मेरे पास S है, S से S में ही बात हो रही है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन के हिसाब से g of 3 बराबर 2 of g1 होना चाहिए। ऐसा कब कब पॉसिबल है, देखो g of 3 बराबर 2 of g1, ऐसा पॉसिबल है जब यहां पर 1 हो जाए, है ना, और यहां पर 2 हो जाए, यहां पर 2 हो जाए, यहां पर 4 हो जाए, यहां पर 3 हो जाए, यहां पर 6 हो जाए। करेक्ट है। तो g of 1 1 के बराबर हो जाए, g of 1 1 के बराबर हो जाए, सपोज करो g of 1 1 के बराबर हो गया, उस दिन g of 3 को 2 के बराबर होना पड़ेगा, तो g of 3 जो है वो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब मेरे पास ये 4 बचे हैं और यहां पर भी 4 बचे हैं, तो ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए मेरे पास 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, है ना, 4 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। करेक्ट है। इसी प्रकार से इस केस के लिए भी 4 फैक्टोरियल, इस केस के लिए भी 4 फैक्टोरियल, तो टोटल मेरे पास हो जाएंगे 3 × 4 फैक्टोरियल। और टोटल ऑन टू फंक्शन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बराबर होते हैं तो n फैक्टोरियल के बराबर होता है, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल के बराबर है। तो ये मेरे पास आंसर होगा 3 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, विच ऑन सॉल्विंग विल गिव यू द आंसर। ओके, set of all points alpha comma beta such that area of the triangle formed by the points 5, 6, 3, 2 and alpha comma beta is 12 square units। देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें एक वर्टेक्स है आपके पास 5, 6, एक वर्टेक्स है आपके पास 3, 2, एक वर्टेक्स है आपके पास अल्फा कॉमा बीटा। इसका जो एरिया है दोस्तों वो है 12 स्क्वायर यूनिट्स। देन द लीस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ओरिजिन टू अ पॉइंट इन ए। एक्चुअली क्या है, अल्फा और बीटा जो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, तो बेसिकली यू नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट, तो वो आपको मिल जाएगा यहां से। जब आप एरिया को सॉल्व करोगे 12 स्क्वायर यूनिट्स रखने के बाद, तो यू विल गेट अ लीनियर रिलेशनशिप इन अल्फा एंड बीटा विच विल प्ले द रोल ऑफ स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस आपको निकालना है और आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने जब एरिया को निकाला और 12 के बराबर किया, तो मेरे पास, क्योंकि मैं मॉड लगाऊंगा तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आने वाली हैं, एक 2α माइनस बीटा इक्वल टू 16, एक 2α माइनस बीटा इक्वल टू 8। ये दोनों मेरे पास आने वाली हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब ये इट विल प्ले एज द लोकस ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो अब इसका ये स्ट्रेट लाइन, तो इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है ओरिजिन से। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो आएगा 16/√5, अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूंगा तो आएगा 8/√5। ठीक है, हमें मिनिमम चाहिए तो 8/√5 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टेंजेंट एंड नॉर्मल। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको पूछा है x² + a² + y² + b² = 1 एंड x² + y² = ab, a greater than b। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया और वहाँ से dy/dx की वैल्यू मैंने निकाली और x1 y1 मैंने पॉइंट डाल दिया। उसके बाद मैंने इसका भी डिफरेंशिएशन किया और x1 y1 पॉइंट मैंने डाल दिया, क्योंकि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो दोनों का सेम ही होगा। करेक्ट बात है, मतलब पॉइंट दोनों कर्व पर लाई करेगा। ओके,
तो y1 डैश और y2 डैश मेरे पास आ चुके हैं। अब फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला होता है tan थीटा का mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड बेसिकली m1 m2 आर द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ओके, अब x1 y1 पॉइंट अगर मैं निकालना चाहूँ दोनों कर्व्स को सॉल्व करने के बाद, तो दोनों कर्व को सॉल्व करने के बाद मेरे पास पॉइंट ये आएगा। ठीक है, जब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा m1 m2 की जगह ये दोनों वैल्यूज रखूंगा और उसके बाद x1 y1 की वैल्यू फर्दर यहाँ से पुट करूंगा, तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज mod a माइनस बी अपॉन रूट ए बी। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको ये इंटीग्रल दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स की प्रेजेंस है यहाँ पर दोस्तों। तो करना क्या है, देखिए पाई स्क्वायर, सबसे पहले इसको मैं तोड़ता हूँ 0 से 1 में। जब 0 से 1 में इसको तोड़ूंगा तो साइन पाई एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा और ऊपर पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल एक्स 0 हो जाएगा। प्लस जब मैं 1 से 2 में आऊँगा, 1 से 2 में आ जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई एक्स बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ऊपर पावर 1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये तो 1 हो गया, तो यहाँ पर तो मुझे साइन पाई एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है, जो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन पाई कॉस पाई एक्स बाई 2, और यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा मैं 0 से 1। बाहर पाई स्क्वायर मेरा वेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पर मैं लगा दूंगा बाय पार्ट्स। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर देंगे अपन। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे बाय पार्ट से तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स पाई माइनस 1। दिस वुड बी आवर आंसर। ओके, लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n टू n और f m प्लस n बराबर f m प्लस f n दे रखा है फॉर एवरी m n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। f ऑफ 6 बराबर 18 दे रखा है, f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 पूछा है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर m बराबर 1 और n बराबर 1 रख दिया। तो f ऑफ 2 बराबर आ जाएगा मेरे पास ट्वाइस f ऑफ 1, करेक्ट है। उसके बाद मैंने m बराबर 2 रख दिया और n बराबर 1 रख दिया। तो यहाँ से हो जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, यानी कि 3 टाइम्स f ऑफ 1, करेक्ट है। फिर मैंने m बराबर 3 रख दिया और n बराबर 3 रख दिया। भाई f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 3 तो मुझे निकालना ही है। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा f ऑफ 6 बराबर 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 3। ठीक है, और f ऑफ 6 मुझे 18 दे रखा है, तो यानी कि f ऑफ 6 अगर मैं 18 रख दूं तो क्या मेरे पास f ऑफ 3 आ जाएगा? बिल्कुल f ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई f ऑफ 3? भाई ये ट्वाइस f ऑफ 3 और f ऑफ 6 18 है, तो ये f ऑफ 3 मेरे पास 9 आना चाहिए। तो f ऑफ 3 तो मेरे पास 9 आ गया। अगर मेरे पास f ऑफ 3 9 आ गया तो क्या मेरे पास f ऑफ 1 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इस इक्वेशन से f ऑफ 1 बराबर आ जाएगा मेरे पास 9/3 दैट इज 3। अगर मेरे पास f ऑफ 1 आ गया तो क्या मेरे पास f ऑफ 2 आ जाएगा? बिल्कुल मेरे पास f ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं f ऑफ 1 की जगह 3 रख दूंगा तो ये मेरे पास 6 हो जाएगा। तो f ऑफ 2 6 है, f ऑफ 3 9 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 54 हो जाएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है। नेक्स्ट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम IETF। डोमेन हमें निकालना है इस फंक्शन का। अगर मैं साइन इनवर्स की बात करूं तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये लाई करना चाहिए -1 से 1 तक। ठीक है, अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी। और अगर मैं इस पोर्शन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से हाफ। दिस यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। जब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1/4 से 1/2। ये मेरे पास फर्स्ट पोर्शन है, लेट्स मार्क इट एज 1। ओके, उसके बाद जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें भी वही बात है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 जो है वो -1 से 1 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आएगा, देखिए x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। उसके बाद मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर देता हूँ तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 -1 लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -2 अपॉन x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 2 अपॉन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर देन -1। दोनों को जब मैं लूँगा तो मेरे पास अच्छा यहाँ पर क्लोज आएगा,
यहाँ पर क्लोज आएगा, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इन्फिनिटी। अब इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1/4 से 1/2 यूनियन 0 विच इज सिटिंग इन ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन टू अस, x फाई दोनों पॉजिटिव, y ऑफ 1 बराबर -1, देन 5y² 4 इज इक्वल टू। क्या करेंगे हम इसमें, देखिए x से डिवाइड कर देते हैं तो y अपॉन x dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y² अपॉन x स्क्वायर प्लस 5y² अपॉन x स्क्वायर अपॉन 5 y² अपॉन x स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू इज, भाई y बराबर अपन tx रख सकते हैं, ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ये रिप्लेसमेंट जब हम यहाँ पर करेंगे तो y अपॉन एक्स को हम t रखेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 5t² अपॉन 5 स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से हमारे पास t 5 डी टी अपॉन 5t बराबर dx अपॉन x आ गया, वेरिएबल सेपरेट कर दिया। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, सॉल्व किया तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में आ गया, उसको p मान लिया हमने, 5t² को p मान लिया, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5-t² 2t dt बराबर dp। तो यहाँ से 5-t² t dt की वैल्यू आ जाएगी dp/2। तो यहाँ पर मैंने 1/2 को बाहर रख दिया, ठीक है, और वापस से रिप्लेसमेंट कर दिया तो ये t में और x में चेंज हो गए, ठीक है। p की जगह पर मैंने 5t² रख दिया वापस से, t की जगह पर फिर मैं y² अपॉन x² रख दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि y ऑफ 1 बराबर -1 दे रखा है। तो जिस दिन मैं ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करूंगा, y की जगह -1 और x की जगह 1, तो ये 5 1 बनेगा, और यहाँ पर x बराबर 1 आ जाएगा तो k आ जाएगा, 5 1 बराबर k आ जाएगा। अब 5 1 बराबर k आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अपन यहाँ पर k को 5 1 से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर मुझे रिलेशन लिखना है तो मैं लिख दूंगा 5y² अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 5 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे 5y²/4 की वैल्यू निकालनी है, 5y²/4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मुझे x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो ये 4 टाइम्स 5/1 हो जाएगा, विच इज माई आंसर। क्लियर है? नाउ वी आर एंटरिंग इनटू सेक्शन बी। फर्स्ट क्वेश्चन, suppose the line x minus 2 upon alpha equals to y minus 2 upon minus 5 equals to z plus 2 upon 2 lies on the plane x plus 3y minus 2z plus beta equal to 0, then alpha plus beta equals 2। देखिए ये जो लाइन है ये इस प्लेन पर लाई करती है, तो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है जो इस लाइन जिससे लाइन गुजर रही है 2, 2, -2, वो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2 + 6 + 4 + बीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए, यहाँ से बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी -12। ओके, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इस लाइन, क्योंकि लाइन इस प्लेन पर लाई करती है, तो इसका जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा और इस लाइन का जो dr होगा विच इज अल्फा -5, 2, उनका डॉट 0 होगा। तो यानी कि 1.3 - 2, 1,3, -2 डॉट अल्फा -5, 2 ये 0 होना चाहिए, यानी कि अल्फा -15 -4 ये 0 होना चाहिए, यानी कि अल्फा की वैल्यू 19 आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 19 आ गई, बीटा की वैल्यू -12 आ गई, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 7। सो 7 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, कुछ भी नहीं है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। sin x अपॉन sin क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x का विच इज इक्वल टू अल्फा ln mod 1 प्लस tan x प्लस बीटा ln mod 1 माइनस tan x प्लस tan स्क्वायर x प्लस गामा tan इनवर्स 2 tan x माइनस 1 अपॉन √3 प्लस c। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको 18 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए ध्यान से क्या करेंगे हम इसमें। sin x ऊपर नीचे से cos क्यूब x को कॉमन निकाल लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा tan क्यूब x प्लस 1। ओके, एक cos को sin के साथ चिपका दीजिए तो वो tan x हो जाएगा, और बचे हुए cos स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x लिख देंगे दोस्तों। ऐसा लिखने से जब हम tan x को t मानेंगे तो हमारी जिंदगी रोशन हो जाएगी। tan x को आप t रख दीजिए, tan x को आप t रख दीजिए, tan x को जैसे आप t रखोगे तो
तो ये हो जाएगा टी डी टी, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स समा जाएगा डी टी में, टी अपॉन टी क्यूब प्लस 1। ओके, नाउ दिस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से फैक्टर बनेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, b टाइम्स 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 प्लस c अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, a अपॉन टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट से, तो आपके पास एक रिश्ता ये बनेगा, आपके पास एक रिश्ता ये बनने वाला है। यहाँ से आपके पास जब आप सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सब क्या आती जाएंगी, ये b की वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास c की वैल्यू आ गई है, और इस तरह से आपके पास a की वैल्यू माइनस 1/3 आ जाएगी। दिस कैन ऑल बी डन बाई यू, ठीक है। उसके बाद जब आप इन सब वैल्यूज को आप यहाँ पर रखोगे वापस से, तब आपके पास फिर से मिशन चालू हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये a की वैल्यू आपने रखी, ये b की वैल्यू आपने रखी, यहाँ पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गया, जिसको वापस आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बैठा हुआ है, और यहाँ पर ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, जिसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम सॉल्व करते। तो लेंथी क्वेश्चन था, नो डाउट। इसको जब आप सॉल्व करोगे परफेक्ट स्क्वायर बना करके, तो यहाँ तो -1/3 बना रहेगा, यहाँ 1/6 बना रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/6, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। इन सबको आप उस रिलेशनशिप में रख के सॉल्व करोगे तो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी 3। सो 3 इज योर आंसर। A tangent line as L is drawn at the point 2, -4 on the parabola। सबसे पहले तो चेक करो ये पॉइंट इस पैराबोला पर लाई कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या मैं इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं, टी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। लेकिन सर टी क्या है, अरे बहुत आसान है, देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना, तो 4a बराबर तो 8 हो गया। तो सबसे पहले तो a की वैल्यू मुझे मिल गई, a की वैल्यू तो 2 है, कोई टेंशन नहीं। अब इसको आप कंपेयर कर लो ए टी स्क्वायर 2at से, तो अपन इन दोनों को ले लेते हैं ताकि हमारे पास टी की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो a बराबर तो 2 है, तो ये 4t बराबर -4 हो जाएगा, तो यहाँ से t बराबर मेरे पास दोस्तों -1 आ जाएगा। अब देखो t बराबर -1 आ गया है, तो यहाँ पर मैंने -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू x प्लस 2। तो मेरे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हो जाएगी x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस टेंजेंट इज ऑल्सो टचिंग दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a। तो अगर वो इस सर्कल को भी टच कर रही है, तो उस सर्कल के सेंटर 0,0 से डाला जाने वाला परपेंडिकुलर 100% उसकी रेडियस √a के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हो जाएगा 2/√2 विच इज इक्वल टू √a। दैट मीन्स √a इक्वल टू √2, दैट मीन्स a इक्वल टू 2। सो 2 इज योर आंसर। ओके, इस सॉल्यूशन में हमारे पास स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है पैराबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, जिसको सॉल्व किया गया है, पॉइंट डाला गया 2, -4, m की वैल्यू निकाली गई, और उसके बाद हमने जब वापस से कंडीशन ऑफ टेंजेंट से लगाई सर्कल के लिए, तो हमारे पास a बराबर 2 आ गया। ठीक है, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स व्हिच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3 इज। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है भाई, मान लो कि मल्टीपल ऑफ 7 वाले इवेंट को अपन a मान लेते हैं, तो हमसे a डैश पूछा है, मल्टीपल ऑफ 3 को b मान ले, तो b डैश नहीं होने चाहिए, तो n a डैश यूनियन b डैश पूछा जा रहा है, यानी कि n a यूनियन b होल डैश पूछा जा रहा है, विच इज इक्वल टू n यूनियन माइनस n a यूनियन b। ठीक है, विच इज इक्वल टू n यूनियन माइनस n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो हमें ये निकालना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है हमें मल्टीपल ऑफ 7 वाले निकालने हैं, मल्टीपल ऑफ 3 वाले निकालने हैं, दोनों का कॉमन यानी कि 21 से डिवाइड होने वाले निकालने हैं, और फिर उन सबको यहाँ पर रख देना है। एन यूनियन यानी कि टोटल 4 डिजिट नंबर्स हमें निकालना है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो ए 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, ए को हमने लिया 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3, तो वो हो जाएंगे 1002, 1005 से लेकर 9999 तक। टोटल कितने नंबर्स हैं उसके लिए हम एपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस डी है, तो a प्लस n माइनस 1 डी लगाया, यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू 3000 आ गई। ओके, लॉक कर दो इसको। उसके बाद बी लिया हमने वो 4 डिजिट नंबर्स जो डिविजिबल बाय 7 है, तो 7 से डिविजिबल होने वाला सबसे पहला नंबर 1001 है, और सबसे लास्ट नंबर 9996 है। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे निकालना है तो टी एन इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी का मैं इस्तेमाल करूंगा, और n बराबर 1286 आ जाएगा। फिर इन दोनों से कॉमन मतलब 21 से डिविजिबल होने वाले कौन कौन से, तो 1008 से लेकर के 9996 है।
इसमें जब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ टर्म्स 429 आ जाएगा यूजिंग a प्लस n माइनस 1d। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना है भाई, अगर मैं n a यूनियन b यहाँ तक निकालूं तो ये तो हो जाएगा n a यानी कि 3000 प्लस एन बी यानी कि 1286 माइनस एन इंटरसेक्शन बी यानी कि 429, दिस इज 3857। लेकिन इसको मुझे टोटल नंबर, टोटल 4 डिजिट नंबर से मुझे माइनस करना है जो कि 9000 है। तो 9000 में से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 5143 आंसर आ जाएगा। ठीक है, if the line y equals to mx bisects the area enclosed by the lines x equal to 0, y equal to 0 and x equal to 3/2 and the curve y equals to 1 plus 4x minus x square। दोबारा बोल रहा हूं मैं, if the line y equals to mx bisects the area enclosed by the lines x equal to 0, y equal to 0, x equal to 3/2 and the curve y equals to 1 plus 4x minus x square, then 12m is equal to। देखिए अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इसमें मैं माइनस को बाहर निकाल लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि माइनस को बाहर निकाला ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये 2 पर घूमेगा, इसका वर्टेक्स मुझे मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, x इक्वल टू 0 पर तो 5 है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी x इक्वल टू 2 पर 5 है और x इक्वल टू 0 पर एक पॉजिटिव वैल्यू है विच इज 1। ठीक है, 0,1 पर यहाँ से क्रॉस कर रहा है एंड दिस इज 5, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस पैराबोला। ओके, अब एक लाइन है x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस और एक लाइन है y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस और एक लाइन है x इक्वल टू 3/2। 3/2 विल बी समवेयर here, this is x equal to 3/2। ओके, तो अब ये इन सबसे बाउंडेड जो एरिया है वो ये हो गया, दिस इज द एरिया इजंट इट। ठीक है, और एक लाइन y इक्वल टू mx है जो इस एरिया को बाइसेक्ट करती है, y इक्वल टू mx इज डेफिनेटली पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है एरिया को, दिस इज y इक्वल टू mx, दिस इज द सीन। ओके, तो जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पर, देखो अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो यू विल गेट अ ट्राइंगल ओवर हियर, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, x तो 3/2 है और y है 3/2m। ओके, कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये 0,0 है और ये 3/2,0 है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये जो ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल को अपन ले लेते हैं OPM। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल OPM का जो एरिया है वो एक्चुअली हाफ ऑफ एरिया बाउंडेड बाय दीज ऑल कर्व्स विच इज 0 से 3/2 एंड कर्व इज दिस 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द सीन। ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए 12m की वैल्यू हमें निकालने, सबसे पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा x प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट डाल दीजिए 0 से 3/2। यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस 9/2 माइनस 9/8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास 6 माइनस ये हो जाएगा 9/8, 48 माइनस 9 इज 39/16। सो दिस एरिया इज 39/16। एक्चुअली दिस एंटायर इंटीग्रल इज 39/16। इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPM, है ना। तो देखिए ट्राइंगल OPM में अगर हम देखेंगे तो बेस कितना हो गया 3/2 और हाइट कितनी हो गई 3/2m। तो देखिए हाफ बेस इनटू हाइट शुड बी इक्वल्स टू 39/16। ठीक है, तो ये हो गया 9/8 इंटू m इज इक्वल्स टू 39/16।
सो 8 से कट गया 2 बार, ये कट गया 3 से 3 बार, ये कट गया 13 बार। सो यहाँ से 6m बराबर मेरे पास आया है 13, यानी कि 12m बराबर मेरे पास आ जाएगा 26। सो 26 इज माई आंसर। ओके, लेट बी बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 1। तो ये एक सर्कल है मेरे पास। ओके, इसका जो सेंटर है मेरे पास वो है 1, -2। लेट द टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द सर्कल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 3, 1। अब टेंजेंट ड्रॉ की गई 2 पॉइंट्स पर P और Q पर, मान लो ऐसे, लाइक दिस। ये दोनों टेंजेंट्स P और Q पर ड्रॉ की गई और ये किसी पॉइंट R पर मिलती हैं, विच इज 3, 1, डेफिनेटली लाइंग आउटसाइड द सर्कल, यू कैन चेक इट। ठीक है, ओके, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, तो हमें ट्राइंगल, अच्छा बी सेंटर है, सॉरी बी सेंटर है, तो इसको बी लगा दीजिए। हमें ट्राइंगल APQ अपॉन ट्राइंगल BPQ का एरिया निकालना है और उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। हम सीधे नोट्स में लिखते हैं इस चीज़ को, भाई ये जो है ये सीधे चीज़ नोट्स में लिखवाई जाती है, अगर आपको याद है तो मैं खुद भी लिखवाता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज RLT क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर अपॉन नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल BPQ का होता है, क्यूब शिफ्ट हो जाता है R पर, R क्यूब LT अपॉन R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर से R स्क्वायर प्लस LT स्क्वायर कैंसिल, एक LT से एक LT और एक R से एक R कैंसिल, तो LT स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बचा है। अच्छा 8 मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर, वो तो है ही, तो यहाँ पर ये 8 टाइम्स हो गया। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब कि इस पॉइंट को हमें इस सर्कल में रखना है, तो ये 9 + 1 - 6 + 5 अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि ये √9 हो गया। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गई 3 के बराबर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 8 × 9 अपॉन रेडियस। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट? इट इज √G² + F² - C, यानी कि 1 + 4 - 1 दैट इज 2, तो उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यानी कि योर आंसर इज 18। 18 इज योर आंसर। लोकल मिनिमा एट x = -1 देन f of 3 इज इक्वल टू। मैंने पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने सबसे पहले क्या करा, fx को मान लिया क्यूबिक a टाइम्स x - अल्फा x - बीटा x - गामा, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने जब सॉल्व किया तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, x³ - सिग्मा अल्फा x² + सिग्मा अल्फा बीटा x - अल्फा बीटा गामा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लोकल मिनिमा एट x = 1, यानी कि f'1 0 है, तो मैंने यहाँ पर f'1 को x = 1 पर f' को 0 कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन ये मिल गया। ठीक है, उसके बाद मुझे कहा गया है कि f' हैज अ लोकल मिनिमा एट x = -1, मतलब कि f'' x = -1 पर 0 है, तो f'' को x = -1 पर मैंने 0 किया, तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा अल्फा की वैल्यू -3 आ गई। सिग्मा अल्फा जैसे ही मेरे पास आया, मैंने उसको इस रिलेशनशिप में रखा, तो यहाँ से मेरे पास सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू -9 आ गई। अब मेरे पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं वापस से fx पर गया और fx में मैंने देखा कि भाई मुझे दो रिश्ते दे रखे हैं, f(1) बराबर -10 और f(-1) बराबर 6। तो f(1) बराबर -10 को जब मैंने लिया, तो यहाँ से मेरे पास f(1) में यानी कि fx में मैंने यहाँ पर x बराबर 1 डाल दिया, तो a टाइम्स 1 - सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा गामा आएगा। सिग्मा अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, सिग्मा अल्फा बीटा की मेरे पास आ चुकी है। इन दोनों की वैल्यूज रखने के बाद मैंने इक्वेशन बनाई, तो -5a माइनस अल्फा बीटा गामा a बराबर -10 आया। सिमिलरली f(-1) बराबर 6 को सॉल्व किया, वहां से दूसरी इक्वेशन मेरे पास ही आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 1 आएगी। a की वैल्यू 1 आने के बाद जब मैं किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मेरे पास 5 आएगी। तो अब मेरे पास fx क्या हुआ, fx मेरे पास हो जाएगा ये, fx इज इक्वल टू a बराबर 1 रख दो यहाँ पर, ठीक है, x³, ठीक है, और सिग्मा अल्फा की वैल्यू -3 है, तो हो जाएगा +3x²। सिग्मा अल्फा बीटा की वैल्यू -9 है, तो हो जाएगा -9x, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगा -5। अब इसमें मुझे x बराबर 3 डालना है, तो जब मैं x बराबर 3 डालूंगा तो सोचो ये बनेगा 27,
ये बनेगा 27, ये बनेगा -27, 27 से 27 कैंसिल, 27 माइनस 5 इज 22, 22 इज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम एजीपी। आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक s के बराबर 7/5 प्लस 9/5 इसका एक सीरीज दे रखी है जिसमें कॉमन रेशो 1/5 है। तो मैं क्या करूंगा, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा, एक एक टर्म को आगे शिफ्ट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से, और फिर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4s/5 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस 4/5 क्यूब प्लस 6/5 की पावर 4 प्लस सो ऑन। अब ये वापस से एक मेरे पास एजीपी बन गई। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर है 4s/5 इज इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ अगर, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। नाउ इसको अपन s1 मान लेते हैं, है ना, इसको अपन s1 मान लेते हैं और इस s1 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो s1 इज इक्वल टू आ गया है 1 प्लस 2/5 प्लस 3/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। फिर इसको भी अपन इसके कॉमन रेशियो से यानी कि 1/5 से डिवाइड कर देते हैं। तो s1/5 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/5 प्लस 2/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4s1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब ये मेरे पास एक जीपी बन गई, ठीक है, इनफिनिट टर्म्स की। तो 1/1 माइनस 1/5 यानी कि 5/4 मेरे पास आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास s1 की वैल्यू आ जाएगी 25/16। s1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25/16। 25/16 मैं यहाँ पर रख दूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/8, ठीक है, क्योंकि 2/5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होना है। तो ये पूरा 1/8 बन जाएगा प्लस 7/5 इज इक्वल टू 4s/5 आ गया। जब मैं s निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस ये हो जाएगा 5/32, ठीक है, 5/32। तो ये मेरे पास s की वैल्यू आई है, ठीक है। तो अब मुझे निकालना क्या है, 160s। तो 160s जो मुझे निकालना है तो मैं 160 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7/4 इंटू 160 प्लस 5/32 इंटू 160, तो ये कट गया 4 बार, ये कट गया आपका 5 बार। तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 280 प्लस 25 यानी कि 305। 305 इज योर आंसर एंड द सॉल्यूशन इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम बायनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि a की पावर 7 b की पावर 8 का कोफिशिएंट आपसे पूछा है इस a प्लस 2b प्लस 4ab की पावर 10 के एक्सपेंशन में, एंड दिस इज इक्वल टू k इंटू 2 की पावर 16। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो मल्टीनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये 10 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a की पावर p 2b की पावर q 4ab की पावर r। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीनोमियल थ्योरम। अगर मैं a की पावर्स को कलेक्ट करूंगा तो वो हो जाएगा p प्लस r एंड दैट शुड बी इक्वल टू 7। b की पावर्स को कलेक्ट करूंगा तो q प्लस r दैट शुड बी इक्वल टू 8 एंड एट द सेम टाइम p प्लस q प्लस r शुड बी इक्वल टू 10। तो q प्लस r बराबर 8 है, उसको मैं यहां रख देता हूं तो p बराबर 2 आ जाएगा दोस्तों। p बराबर 2 को मैं यहां रख देता हूं तो r बराबर 5 आ जाएगा। इसका मतलब p बराबर 2 है, ठीक है, r बराबर 5 है, और यहां से q बराबर 3 आ जाएगा, 2 3 5। ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो आप जब इन सब वैल्यूज को ऊपर रखोगे तो आपके पास कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 2 की पावर q दैट इज 3 एंड 4 की पावर r दैट इज 5। ओके, ये कोफिशिएंट आना चाहिए आपके पास। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे है 12, ठीक है। तो 6 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 4 बार, तो ये हो गया 360 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10। ओके, 360 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, 360 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 45,
इंटू 7 इंटू 2 की पावर 13, तो यहाँ से आ जाएगा 45 इंटू 7 इज 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 315 इंटू 2 की पावर 16। सो k की वैल्यू आ गई 315। ठीक है, 315 इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैट्रिक्स। आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए बी 0 डी, ए बी डी -1 0 1 से बिलोंग करते हैं, आई माइनस ए होल क्यूब इक्वल्स टू आई माइनस ए क्यूब दे रखा है, देन आई इज 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कितने होंगे, इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई क्यूब माइनस ए क्यूब, बाइनोमियल लगा सकते हो क्योंकि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, -3ia इंटू आई माइनस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब से माइनस ए क्यूब कैंसिल, आई से आई क्यूब कैंसिल, क्योंकि आई क्यूब भी आई होता है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा -3a इंटू आई माइनस ए, ये गलती से लग गया, इक्वल टू 0। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा -3a प्लस ए स्क्वायर इंटू 3 को तो हटा दो, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो। तो अब 3 को तो मैंने हटा दिया, यहां पर मेरे पास बचा ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर मैं निकाल लेता हूं, इस मैट्रिक्स का स्क्वायर मुझे करना है, तो ए 0 बी डी और फिर यहाँ पर ए बी 0 डी हो जाएगा। जब मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए बी प्लस बी डी, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा बी डी, सॉरी डी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डी स्क्वायर। तो यहां पर आ गया डी स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल्स टू ए, दैट इज ए बी 0 डी। तो क्लियर कट बात है, आपको साफ दिख गया कि ए स्क्वायर बराबर ए होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए है, डी स्क्वायर बराबर डी है, यानी कि ए की दो वैल्यूज हैं 0 और 1, डी की भी दो वैल्यूज हैं 0 और 1। करेक्ट है, तो इनका मामला तो सेट है। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। देखो ए है, डी है और यहां पर हम बी ले लेते हैं, तीन ही तो एलिमेंट्स हैं। अब ध्यान दो, A0 D0 A0 D1 A1 D0 और ये भी 1 और ये भी 1, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, और अब हमारे पास जो है B इंटू ए प्लस डी जो है वो बराबर होना चाहिए B के। करेक्ट है। अब देखो अगर मैं A और D को 0 लेता हूं तो उस तरफ 0 हो गया, तो B के पास सिर्फ एक ही चांस बचा कि वो 0 हो जाए इस इक्वेशन को जिंदा रखने के लिए। करेक्ट है। अगर मैं A को 0 और D को 1 रखता हूं तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो B बराबर B। अब यहां तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, B -1 0 1 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि B बराबर B आ रहा है, तो -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। उसके बाद जब यही सेम टू सेम रिजल्ट रेप्लिकेट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि सेम केस है। और जब ये दोनों 1 1 हो जाए, ठीक है, जब ये दोनों 1 1 हो जाए, यानी कि ये हो जाएगा 2B। ठीक है, उस केस में यहाँ पर 2B बराबर B हो जाएगा और B के पास सिर्फ एक चॉइस रह जाएगी, वो है 0। तो टोटल कितने हो गए, 1 3 4 3 7 और 1 8, तो टोटल 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, दिस वॉज द सॉल्यूशन बच्चों, थैंक यू वेरी मच।